आप लोगों को जो पढ़ाया गया है विषय संबंधित जो भी टॉपिक्स पढ़ाया गया है उससे संबंधित अगर कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो एक दिन पहले बता दिया करेंगे ताकि उस समस्या का समाधान पहले करके उसकी आगे पढ़ाया जा सके। सोमवार और बुधवार 11th का टर्न होता है और मंगलवार बृहस्पतिवार 12th का टर्न होता है। आज हम आप लोगों को अधिकोषण तत्व विषय में भारत में बैंकों का विलय पढ़ाएंगे जो कक्षा 11th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में बैंकों का विलय, मर्जर ऑफ बैंक इन इंडिया। बैंकों का विलय, बैंकों के विलय से हम क्या समझते हैं? सबसे पहले हमको जानना है कि बैंकों का विलय क्या है। जब एक बैंक दूसरे बैंक में मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो इसे ही हम बैंकों का विलय कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन सा बैंक इसमें कैसे मिल जाएगा, ये ध्यान देने की बात है। जो बैंक घाटे में चल रहे होते हैं वो बैंक आर्थिक स्थिति से मजबूत वाले बैंकों में मिला दिए जाते हैं, जिसे हम बैंकों का विलय कहते हैं। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों को मिला करके 4 बैंक बनाए गए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बैंकों का विलय किस प्रकार से हुआ। तो प्रथम चरण में बैंकों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में मिलाया गया। द्वितीय चरण में केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मिलाया गया। तृतीय चरण में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक को मिलाया गया। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक को मिलाया गया। तो इस प्रकार से अब वर्तमान में सरकारी बैंकों की संख्या केवल 12 रह गई है, जो कि 2017 तक सरकारी बैंकों की संख्या 27 हुआ करती थी। बैंकों का विलय होने से काफी कुछ बदलाव हुआ, जिसे ध्यान देने की बात है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक अब SBI है, पहले प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक, तृतीय स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा, चतुर्थ स्थान पर केनरा बैंक, पंचम स्थान पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और छठे स्थान पर इंडियन बैंक है। अब इनकी स्थापना और कार्यालय पर हम ध्यान देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई, जिसका कार्यालय मुंबई में है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में है। बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी स्थापना 1906 में हुई, कार्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। केनरा बैंक 1906 में स्थापना हुई, जिसका कार्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में स्थापना हुई, जिसका कार्यालय मुंबई में है। इंडियन बैंक, जिसकी स्थापना 1865 में हुई, कार्यालय चेन्नई में है। छात्रों को ज़्यादातर समस्या होती है कि वो समझ नहीं पाते कौन से बैंक सार्वजनिक बैंक हैं, कौन से बैंक निजी क्षेत्र के बैंक हैं। तो छात्रों को समझने के लिए एक बहुत आसान सा तरीका है, वो आसानी से समझ सकते हैं
कि कौन कौन से बैंक जो होते हैं वो सार्वजनिक बैंक हैं। उनके लिए एक ट्रिक ये है, किसी भी बैंक के साथ अगर ऑफ शब्द लिखा हो, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें ऑफ लिखा हो वो बैंक सार्वजनिक बैंक होते हैं। या जिसमें बैंक का पहला शब्द इंडियन हो, जैसे इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, तो ऐसे बैंक सार्वजनिक बैंक माने जाते हैं। कहने का मतलब जिन बैंकों में ऑफ लिखा हो और जिन बैंकों का पहला शब्द इंडियन हो वो बैंक सार्वजनिक बैंक माने जाते हैं। शेष बैंक जो होते हैं वो निजी क्षेत्र के बैंक माने जाते हैं। लेकिन कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इसके अपवाद हैं, वो सार्वजनिक बैंक हैं लेकिन उनके नाम में ऑफ नहीं लिखा है, न तो इंडियन लिखा है, लेकिन वो फिर भी सार्वजनिक बैंक हैं। इन बैंकों को हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आंध्रा बैंक, इसमें ऑफ नहीं लिखा है, न तो इंडियन लिखा है, लेकिन फिर भी ये सार्वजनिक बैंक है। इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, कारपोरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, लेकिन इसमें कहीं भी ऑफ या इंडियन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन ये सार्वजनिक बैंक ही होते हैं। इन बैंकों को अलग से ध्यान देने की जरूरत है। और जो भी बैंक होंगे उसमें ऑफ या इंडियन लगा होगा तब वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक माने जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक होता है और इस बैंक के दिशा निर्देश नियंत्रण में सभी बैंक संचालित किए जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है वर्तमान में, और वर्तमान में मुंबई में है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यालय मुंबई से पहले कहाँ स्थित था ये बार बार पूछा जाता है। तो मुंबई से पहले कलकत्ता में स्थित था। ये 1937 में भारत में 1937 में मुंबई में लाया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अभी तक 25 गवर्नर की नियुक्ति हो चुकी है। 25वें नंबर के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं। 24 नंबर पे जिसके पहले जो गवर्नर थे उर्जित पटेल थे। इसके बाद रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है कि प्रायः क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन की दृष्टि से भी। बच्चे जो हाई स्कूल इंटर में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक होता है और केंद्रीय बैंक होता है। इसी के दिशा निर्देश और नियंत्रण में सभी, चाहे उसी निजी क्षेत्र के बैंक हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो, संचालित किए जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूर्व नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर हुआ था। प्रायः जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनके कार्यालय पूछे जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी बैंक हैं उनके कार्यालय प्रायः कुछ बैंकों को छोड़ करके शेष बैंकों के कार्यालय जो होते हैं वो मुंबई में ही प्रायः स्थित होते हैं। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से हम क्या समझते हैं? राष्ट्रीयकरण क्या है?
राष्ट्रीयकरण शब्द अपने आप में बहुत मायने रखता है और बच्चे इस शब्द का सही अर्थ नहीं समझ पाते हैं कि राष्ट्रीयकरण क्या है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या चीज है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है जितने निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं सरकार उनको अपने अधीन कर लेती है, उनका स्वामित्व, नियंत्रण एवं संचालन सभी जो है अपने अस्तित्व में ले लेती है और उन्हीं अपने अधीन ले लेती है और मिला लेती है, अपने आप में अधिकार में ले लेती है। इसी को हम कहते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। माने राष्ट्रीयकरण में मुख्य 3 बातों पे ध्यान देना है। जब सरकार निजी क्षेत्र के बैंकों को अपने अधिकार में ले लेती है, स्वामित्व, संचालन एवं नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है, तो इसे हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से जो निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं उनका स्वामित्व, नियंत्रण एवं संचालन सब बैंकों के हाथ में, सरकारी बैंकों सरकार के पास आ जाता है, तो वो उनका अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में किया गया। प्रथम चरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। उनका राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण में हुआ। द्वितीय चरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण द्वितीय चरण में हुआ, जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। 15 अप्रैल 1980 को इनका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो 14 और 6 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन सितंबर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया, जिसके कारण वर्तमान समय में केवल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। आगे हम चलते हैं। नोट निर्गमन की प्रक्रिया रिजर्व बैंक करती है। रिजर्व बैंक जो है 1 रुपए के नोट भारत सरकार द्वारा निर्गमित किए जाते हैं और जिस पर भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए के नोट को छोड़ करके शेष नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं, जिन पर भारत के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। शाख नियंत्रण, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शाख नियंत्रण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। शाख नियंत्रण का मतलब ये होता है जैसे जो निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का केंद्रीय बैंक होता है, तो कोई भी जो समस्याएं, धन संबंधी समस्या होती है, धन लेना, सब सारा समस्त कार्य जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से करते हैं। तो बैंक जब इन बैंकों को, निजी क्षेत्र के बैंकों को, व्यापारिक बैंकों को ऋण देना चाहती है तो ब्याज की दर को कम कर देती है। ब्याज की दर कम कर देने से क्या होता है, उसके ऋण जो है काफी संख्या में जो है व्यापारिक बैंक या निजी क्षेत्र के बैंक ले लेते हैं। और जब वो ऋण नहीं देना चाहती है तो ब्याज की दर को वो बढ़ा देती है। अब बात ये होती है कि बैंक ऋण कब देना चाहती है, कब नहीं देना चाहती है। कभी कभी जब बैंकों के पास रुपए की क्राइसिस होती है, पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी ब्याज दर को बढ़ा देती है। ब्याज दर को बढ़ा देने से ये होता है कि उसको काफ़ी कम संख्या में बैंकों को ऋण देना पड़ता है और जब उसके पास पैसे पर्याप्त होते हैं तो उस पैसे का वो कहीं कहीं निवेश करना चाहती है, क्योंकि जब पैसा वो कहीं लोन में देगी, कहीं अन्य जगह पे देगी तो उस पर उसको ब्याज ज़्यादा प्राप्त होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, 8 नवंबर 2016 को जब जो है
नोटबंदी का समय था, उस समय बैंकों के पास पर्याप्त पैसे इकट्ठा हो गए थे। तो बैंकों ने ग्राहकों के खाते में ग्राहकों को सूचित करना शुरू किया कि जो है कि अगर आप लोन लेना चाहें तो आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें, माने वो अपने पैसे को क्या करें, कहाँ रखें, कहीं न कहीं उसको निवेश करेंगे, कहीं न कहीं लोन में प्रोवाइड करेंगे तो उनको उस पर ब्याज मिलता है। तो वो अपने पैसे को लोन के रूप में देने के लिए अपने ब्याज दर को कम कर दिया, और ताकि लोग आसानी से लोन लेते जाएं और जो उसका पैसा है कहीं दूसरे क्षेत्रों में लग जाए और उसको ब्याज सहित ज़्यादा पैसा प्राप्त हो। इस प्रकार से हम आज भारत में बैंकों का विलय पढ़े, बैंकों के राष्ट्रीयकरण पढ़ें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पढ़ें। इन टॉपिक्स के मामले में कहीं भी कोई भी समस्या छात्रों को अगर आ रही है तो इसको नोट करके रखें, और नोट करने के बाद एक दिन पूर्व जो है सूचना दे देंगे तो उस समस्याओं को हम पहले हल करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक्स पढ़ाएंगे। जैसा कि हमने अभी पहले भी बताया है कि सोमवार और बुधवार 11th का टर्न होता है और मंगलवार बृहस्पतिवार जो है इंटर का टर्न होता है। तो एक दिन पहले सूचना देने से उन समस्याओं को पहले समाधान कर देंगे, तब नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स रहेगा उसको पढ़ाएंगे। छात्रों से आग्रह है कि वो घर पे रह करके अच्छे से पढ़ाई करें, उनको कोई भी समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो वो अपनी समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।